नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और उसमें हमने दूसरा भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदानी प्रदेश पर चर्चा शुरू कर रखी है। अब तक जो हमारी क्लासें हुई हैं उसमें से यदि कोई क्लास, यदि कोई टॉपिक, यदि कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आया, अब तक जितनी भी क्लासें हुई हैं उनके लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उस पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स हम कवर करते हुए चल रहे हैं, अच्छे से डिटेल में सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। वर्तमान में आरपीएससी के पेपर के ट्रेंड्स को देखते हुए डीप से डीप हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और कोशिश करेंगे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कंप्लीट पढ़ लें। पिछली क्लास में हमने राजस्थान का मैदान पढ़ा था। उत्तरी मैदानी प्रदेश का जो उपविभाजन है, जो सब टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो उनको अलग अलग विभाजन में बांटा गया है उत्तरी मैदानी प्रदेश को, उस पर हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से भागों में बांटा गया है एक बार हम वो देख लेते हैं, फिर हम वापस शुरू करेंगे। एक बार राजस्थान के मैदान का हल्का सा रिवीजन करेंगे, फिर शुरू करेंगे हम सतलज का मैदान। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें ताकि हमें पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे। लोग सवाल पूछेंगे, हम उन सवाल पर दोबारा डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें क्लियरली होती हुई चलेंगी और वो हम सबके लिए ज़रूरी भी हैं। हम सबको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, वो समझ नहीं आया तो हम उस टॉपिक पर दोबारा डिस्कशन करेंगे और दोबारा जब डिस्कशन करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसलिए आप सवाल पूछें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो ज़रूर पूछें। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है उसको कितने उप विभाजन में बांटा है, पहले हम वो देखते हैं। अगर देखें तो उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है उसके उपविभाजन 4 हैं। कौन कौन से? पहला उपविभाजन हमने देखा राजस्थान का मैदान। कौन सा? राजस्थान का मैदान। ठीक है। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक हमने देखा था, जो आज हम देखेंगे वो है सतलज का मैदान। सतलज का मैदान। इसके बाद आगे हम देखेंगे गंगा का मैदान और चौथा जो उप विभाजन है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक बार जो हमने कल पढ़ा था राजस्थान का मैदान, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए राजस्थान का मैदान। लिखना नहीं है, आप तो बोर्ड पर देखते रहिए, क्योंकि आपने तो कल की क्लास में सब लिख लिया होगा। राजस्थान का मैदान। वैसे ही हम राजस्थान को एक बॉक्स में बनाएंगे और वहीं हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ये मान लीजिए कि राजस्थान है। राजस्थान के बीचों बीच एक पर्वतमाला गुजर रही है। बीचों बीच तो नहीं है, लेकिन लगभग बीच से एक पर्वतमाला जा रही है। हम वो पर्वतमाला बना देते हैं। ये मान लीजिए कि वो पर्वतमाला है। ये मान लीजिए कि ये पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इस पर्वतमाला का नाम हम लिख देते हैं अरावली।
और यहां से एक रेखा गुजर रही है, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जल्दी जल्दी इसका रिवीजन हम कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास हम शुरू करेंगे। रेड क्लिफ रेखा अरावली के पश्चिम में राजस्थान के मैदान का विस्तार है। राजस्थान का मैदान शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है इस मैदानी प्रदेश में। इस मैदानी प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकलती है और उस नदी का नाम है लूणी नदी। ये इसकी प्रमुख नदी है। यदि हम इस मैदानी प्रदेश के ढाल की बात करें तो इसका ढाल है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इसका ढाल पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो राजस्थान का मैदान है उसे कितने भागों में बांटा जाता है। एक रेखा यहां से गुजरती है और उस रेखा का नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या? ये मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या है ये? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, ये रेखा राजस्थान के मैदान को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से रेड क्लिफ रेखा के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है उसे बोलते हैं मरुस्थलीय मैदान। तो ये हो गया मरुस्थलीय मैदान। मरुस्थलीय मैदान। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा से लेकर अरावली तक जो मैदानी प्रदेश है उसे बोलते हैं राजस्थान बांगर। तो ये है राजस्थान बांगर। कौन सा मैदान है ये? ये मैदान है राजस्थान बांगर। अब बात करें तो मरुस्थलीय जो मैदान है ना उसमें शुष्क जलवायु पाई जाएगी और राजस्थान बांगर में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाएगी। ये देखना है। तो अगर पूरे ओवरऑल राजस्थान के मैदान की बात करें तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, राजस्थान बांगर अर्धशुष्क जलवायु और मरुस्थलीय मैदान शुष्क जलवायु। अब बात करें वर्षा की, तो यदि हम वर्षा के बारे में जानें तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से कम। वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम। और राजस्थान बांगर में वर्षा होती है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर। ये वर्षा होती है राजस्थान बांगर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? हमने देखा कि जो वर्षा है ना, वर्षा की जो मात्रा है वो मरुस्थलीय मैदान में 25 सेंटीमीटर, इसके साथ साथ जो राजस्थान बांगर है उसमें 25 से 50 सेंटीमीटर। ये पूरा टॉपिक होता है हमारा राजस्थान के मैदान का। यही था इसके रिवीजन में। अब हम बात करेंगे सतलज का मैदान। ठीक है, एक मिनट। अब बात शुरू करते हैं हम सतलज के मैदान की। हेडिंग डालिए सतलज का मैदान। सतलज का मैदान। ठीक है, सतलज के मैदान के विस्तार की अगर हम बात करें तो सतलज के मैदान का विस्तार, सतलज का जो मैदान है उसका विस्तार पाया जाता है पंजाब, हरियाणा, और ये जो विस्तार है ना ये दिल्ली तक है। पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां इस मैदान का निर्माण करती हैं रावी, व्यास, सतलज। इस मैदानी प्रदेश में दोआब पाए जाते हैं।
अब दोआब किसे कहते हैं पहले हम उस पर चर्चा करें, फिर हम आगे इस मैदान की चर्चा वापस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दोआब देखते हैं। दो आप, ये जो शब्द है ना दो आप, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है दो, तो एक शब्द हम आगे निकाल लेते हैं दो, और दूसरा शब्द है आब। इस आब शब्द का अर्थ होता है पानी, और इन दोनों का अर्थ होता है दो नदियों के बीच में स्थित भूमि। दो नदियों के बीच में स्थित भूमि, दो नदियों के बीच में स्थित भूमि को हम दोआब कहते हैं। दोआब बहुत अधिक उपजाऊ मृदा होती है, या बहुत अधिक उपजाऊ भूमि होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अत्यधिक उपजाऊ। अत्यधिक उपजाऊ क्या होते हैं? दो नदियों के बीच में होते हैं। उपजाऊ क्यों होगी? क्योंकि जब दोनों नदियों में बाढ़ आएगी तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगे और उनका जमाव इस क्षेत्र में करेंगे, इसलिए भूमि उपजाऊ होती है। एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करो कि दोआब भूमि कहेंगे किसको। ये मान लो पहली नदी है। कौन सी नदी है? फर्स्ट नदी। दो नदियों के बीच की भूमि की बात कर रहे हैं ना अपन। और इसके बाद हम बनाते हैं, ये मान लो मैंने बना दी दूसरी नदी। ये कौन सी नदी है? सेकंड नदी। इन दोनों के बीच में जो ये वाली भूमि है ना, इस भूमि को बोला जाता है दोआब। ये भूमि कहलाती है दो आब। ठीक है, ये जो भूमि यहां है दो आब भूमि इसको कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि दो आब कहलाती है। अब हमें कुछ दो आब पढ़ने हैं, क्योंकि सतलज के मैदान का निर्माण दो आबों से होकर हुआ है। कौन कौन से दोआब यहाँ पाए जाते हैं हम उनके बारे में भी देखेंगे। पहले हम कुछ दोआब पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से दोआब सतलज के मैदान में या पंजाब हरियाणा के मैदान में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अब हम दोआबों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक नदी बना रहा हूं, इस नदी को आप देखिए। ये ग्रीन कलर से मैंने एक नदी बनाई। इस नदी का नाम है सिंधु। सिंधु नदी। दूसरी नदी मैं इस पेन से बना रहा हूं, और ये नदी यहां से मैं बना रहा हूं ना, तो आप ये देखना। सॉरी, ये मान लीजिए दूसरी नदी है, और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है झेलम। झेलम नदी। तीसरी नदी बना रहा हूं मैं, ये नदी, और इस नदी का नाम है चिनाब। ठीक है, इसके बाद आगे नदी बनाता हूं मैं। तीन नदियां हो गई। पेन कौन सा ये ले लेते हैं ना। ये मैंने एक नदी बनाई, और इस नदी का नाम है रावी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी। चीजें समझते हुए चलिए। सबसे ऊपर हमने सिंधु बनाई, फिर झेलम बनाई, फिर चिनाब बनाई, फिर रावी बनाई। अब बनाते हैं हम एक और नदी, और इस नदी का नाम है व्यास नदी। और व्यास नदी के बाद जब हम चलेंगे तो एक नदी और देखेंगे, और इस नदी का नाम होगा सतलज नदी।
ये नदी है सतलज। अब तक हमने ये नदियां देख ली। कौन कौन सी नदी देखी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब बात करते हैं हम दोआब की। सिंधु और चेनाब के बीच में या चिनाब के बीच में, सिंधु और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसे बोलते हैं सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब। सिंधु और चिनाब नदी के बीच में। अब बात करते हैं हम झेलम और चिनाब नदी के बीच में। तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसे बोलते हैं छाछ दोआब। कौन सा दोआब? छाछ दोआब। अब बात करें चिनाब और रावी नदी के बीच में जो दोआब पाया जाएगा, इस दोआब को बोलेंगे रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। रचना दोआब। अब आगे बात करें रावी और व्यास के बीच में जो दोआब है उसे बोलते हैं बारी दोआब। बारी दोआब। और व्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसे बोलेंगे बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त। ये है बिस्त दोआब। हमने कुल जो दोआब पढ़े वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंधु और चिनाब नदी के बीच में सिंध सागर दोआब पढ़ा। फिर हमने देखा झेलम और चिनाब नदी के बीच में छाछ दोआब। चिनाब और रावी नदी के बीच में रचना दोआब। रावी और व्यास नदी के बीच में बारी दोआब। और व्यास और सतलज नदी के बीच में बिस्त दोआब पाए जाते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? हमारे लिए रावी और व्यास के बीच में बारी और व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब। ये जो मैदान है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सतलज के मैदान के लिए। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है उसमें बारी और बिस्त दोआब पाए जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है ना। आगे और भी एक चीज बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आपको ये दोआब समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, दोआब समझ में आ गए। अब बात करते हैं हम कुछ और बातों की। ये जो सिंधु और सतलज नदी सतलज का जो मैदान है ना, इसमें कौन सी मृदा पाई जाएगी या कौन से मैदान पाए जाते हैं? तो यदि हम बात करें तो सतलज का जो मैदान है इसमें बांगर मृदा पाई जाएगी। ठीक है, कौन सी? बांगर के मैदान पाए जाते हैं। बांगर के मैदान, बांगर के मैदान इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। इसके बाद एक शब्द आपने जब हमने खादर पढ़ा था वहां पढ़ा था बेट। बेट, ये बेट क्या कहलाता है? तो अगर हम बेट की बात करें तो बेट खादर का एक रूप है। किसका रूप है? खादर का रूप। बोला कहां जाता है? तो ये पंजाब में बोला जाता है। होता क्या है, ये जो नदियां हैं ना, यहां पर मुख्यतः बांगर के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन जैसे नदी जा रही है, ये मान के चलिए जैसे कि ये कोई नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब इसमें बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आने के बाद इसके ऊपर और नीचे की साइड में एक पट्टी का निर्माण हो जाता है। यहां पर जब बाढ़ आएगी तो अवसादों का जमाव होगा, और प्रतिवर्ष जब अवसादों का जमाव होगा तो यहां एक सक्रिय पट्टी पाई जाती है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, और इस क्षेत्र को कहते हैं बेट। ये कहलाता है बेट। ठीक है, एक शब्द और आएगा चो।
अब हमें देखना है कि चो क्या होता है। चो की बात करें तो चो अपर्दित क्षेत्र होता है। अपर्दित क्षेत्र कहां पर होगा? पंजाब में होगा। कहां पर? पंजाब में होगा। कहां होगा? शिवालिक के पदेन क्षेत्र में। शिवालिक के पदेन क्षेत्र में। क्या है? चो एक प्रकार की अपर्दित या अपर्दित भूमि है या एक खड्ड है। कहां पर पाए जाते हैं, कहां बोले जाते हैं? तो पंजाब में स्थानीय भाषा में इसे चो बोले जाते हैं, अपर्दित क्षेत्र को। बनते कहां पर है? शिवालिक के पदेन क्षेत्र में। कैसे बनेंगे? अस्थायी धाराओं से निर्माण होगा। किससे निर्माण होता है? अस्थायी धाराओं से निर्माण होगा। अस्थायी धाराओं से निर्माण। ये था सतलज का मैदान। अब हम पूरे टॉपिक के नोट्स बना लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उन्हें लिखते हुए चलें। सबसे पहला बिंदु लिखेंगे आप, सतलज का मैदान लिख रहे हैं। सतलज के मैदान में पहला लिखिए, इस मैदानी प्रदेश का, इस मैदानी प्रदेश का, इस मैदानी प्रदेश का विस्तार पंजाब, इस मैदानी प्रदेश का विस्तार पंजाब हरियाणा से लेकर, पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली तक है। पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली तक है। अगला अगला पॉइंट लिखिए, इस मैदानी प्रदेश की, इस मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदी, इस मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदियां, इस मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदियां रावी, व्यास और सतलज हैं। रावी, व्यास और सतलज हैं। इस मैदानी प्रदेश का ढाल, इस मैदानी प्रदेश का ढाल, तो हमने क्या देखा था, सतलज नदी यहां से बहकर ऐसे आ रही थी, है ना। तो जब सतलज नदी ऐसे आ रही है तो वही ढाल हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो इस मैदानी प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से, इस मैदानी प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम है। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। आगे बात करें, आगे जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में दोआब पाए जाते हैं। इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में दोआब पाए जाते हैं। दो नदियों, अगला पॉइंट, दो नदियों के बीच की भूमि को, दो नदियों के बीच की भूमि को, दो नदियों के बीच की, दो नदियों के बीच की भूमि को, दो नदियों के बीच की भूमि को दो आब कहते हैं। दो आब,
कहते हैं। समझ आया? सारी चीज़ें मैंने मैप पर आपको समझाई, फिर भी कोई बिंदु, कोई टॉपिक आपके समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थोड़ा बोरिंग लगेगा, सब्जेक्ट है ही ऐसा, और बहुत बड़ा टॉपिक है भारत की भौतिक प्रदेश, सबसे ज़्यादा समय इसी टॉपिक में लगेगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पूरे उत्तरी मैदानी प्रदेश पढ़ लें, तो वो आपको याद भी नहीं होगा और वो समझ में भी नहीं आएगा। पढ़ाने में तो मैं 10 मिनट में पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो याद नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है टॉपिक को याद करना। यहीं पर जब आप उसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाएगा। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपको उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अब हम देखेंगे दोआब। आप सीधे सीधे हेडिंग डाल के लिख लें 1 नंबर पॉइंट। क्या है? सिंधु और चेनाब के बीच, सिंधु और चेनाब के बीच, चेनाब के बीच। आगे लिख दें सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। दूसरा लिखें झेलम और चेनाब के बीच, झेलम और चेनाब के बीच, चेनाब के बीच। तो ये आएगा झेलम और चेनाब के बीच छाछ दोआब। अब बात करें आगे 3 नंबर, चेनाब और रावी के बीच, चेनाब और रावी के बीच। चेनाब और रावी के बीच में पाया जाएगा रचना दोआब। नंबर 4, रावी और व्यास के बीच, रावी और व्यास के बीच, रावी और व्यास के बीच में पाया जाता है बारी दोआब, बारी दोआब। और इसके बाद व्यास और सतलज के बीच, व्यास और सतलज के बीच, व्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। समझ आया? चीजें समझने की कोशिश कीजिए, जब चीजों को आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। 1 मिनट। आगे बात करें तो एक आप स्टार मार्क लगाइए और लिखिए सतलज, सतलज और घग्गर नदी के बीच, सतलज और घग्गर नदी के बीच, सतलज और घग्गर नदी के बीच मालवा का मैदान स्थित है, सतलज और घग्गर नदी के बीच मालवा का मैदान है, तथा घग्गर और यमुना नदी के बीच, घग्गर और यमुना नदी के बीच हरियाणा भिवानी, हरियाणा भिवानी बांगर स्थित है, हरियाणा भिवानी बांगर स्थित है, हरियाणा भिवानी बांगर स्थित है। समझ आया? चीजें क्लियर करते हुए चलें, यहीं समझते हुए चलें, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ आ गया ना, तो आगे के सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली इंडियन ज्योग्राफी में। अगर भारत के भौतिक प्रदेश आपके समझ में आ गए तो आगे किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत इजी पढ़ेंगे आगे के टॉपिक।
ये ही सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें देख लो, हम 6 क्लास के बाद से शुरू हुए थे और लगभग 18-19 क्लासें हो चुकी हैं। अभी तो उत्तरी मैदानी प्रदेश चल रहा है। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर पढ़ेंगे द्वीपीय प्रदेश, फिर तटीय प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अभी तो कम से कम 20 क्लासें इसमें और हो जाएंगी, 20 नहीं तो 15 क्लासें आप मान के चलें। फिर उसके बाद की जो टॉपिक्स हैं उनमें ज़्यादा क्लासें नहीं होने वाली हैं। आगे देखिए, आगे बात करें, यह मैदानी प्रदेश, यानी इसको लिखिए, इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में मुख्यतया, इस मैदानी प्रदेश में मुख्यतया, इस मैदानी प्रदेश में मुख्यतया, इस मैदानी प्रदेश में मुख्यतया बांगर मैदान का विस्तार है। मुख्यतया बांगर मैदान का विस्तार है। हालांकि नदियों के किनारे, हालांकि नदियों के किनारे, हालांकि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, बाढ़ग्रस्त, हालांकि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, हालांकि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में एक सक्रिय पट्टी पाई जाती है। एक सक्रिय पट्टी, एक सक्रिय पट्टी पाई जाती है, जिसे, एक सक्रिय पट्टी पाई जाती है जिसे बेट कहते हैं, जिसे बेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे खादर का एक रूप, ताकि आपको याद रख सको या चीज़ें समझ में आए कि खादर का ही एक नाम बेट भी है, जिसे बेट कहते हैं। और ये कहाँ कहते हैं? जब हमने खादर पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको कि पंजाब में जो विस्तार है उसे बेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौ की। ये हमने पढ़ लिया, अब चौ की बात करते हैं। अब इसके बाद बात करें चौ। अगला पेज ले लेते हैं। लिखिए आप, चौ किसे कहेंगे हम? पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में, पंजाब में शिवालिक के, पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में, शिवालिक के पदेन क्षेत्र में, पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में अस्थायी धाराओं से, पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में अस्थायी धाराओं से निर्मित, अस्थायी धाराओं से निर्मित खड्ड या अपर्दित क्षेत्र, पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में अस्थायी धाराओं से निर्मित खड्ड या अपर्दित क्षेत्र क्षेत्र को स्थानीय भाषा में, क्षेत्र को स्थानीय भाषा में चौ कहते हैं। पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में अस्थायी धाराओं से निर्मित, पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में अस्थायी धाराओं से निर्मित खड्ड या अपर्दित क्षेत्र को स्थानीय भाषा में चौ कहते हैं। और एक शब्द आपको याद रखना है, एक जगह है होशियारपुर।
होशियारपुर, पंजाब। यहाँ पर बहुत सारे चो पाए जाते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ यदि क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं गंगा के मैदान के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।